ऑलराइट गाइस, द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम थॉमस हॉब्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं यूजीसी नेट के, उसको हम इन डेप्थ उसका एनालिसिस करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे और सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम का आप देखें, जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है वो ईयर बाय ईयर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और इसी वजह से ये ज़रूरी है कि हम अपनी स्टडी को जो है एग्ज़ाम की जैसी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम जो है अपने स्ट्रैटेजी को चेंज करें। और आज मैं हॉब्स की जो बुक है लेवियाथन, मैं उसको स्टडी कर रहा था। काफ़ी कुछ चीज़ें मुझे नई मिली देखने को, पढ़ने को। वैसे भी अ, हमने जो है ख़ास तौर पे जब हमें मैं एमफ़िल कर रहा था तो उस टाइम में काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं हमें ओरिजिनल बुक्स रिकमेंड की गई थी पढ़ने के लिए। तो मैंने लेवियाथन को थोड़ा बहुत पढ़ा था, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था कंप्लीट बुक, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा था। एक आइडिया था कि इसमें चीज़ें कहाँ से कैसे जो है, कैसे पूरा ये जो नैरेटिव है इसमें, कैसे ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में बात करते हैं हॉब्स, एब्सोल्यूट सॉवरेंटी के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं वो। तो वो सारी चीज़ें इस बुक में डिस्कस की गई हैं। और लेवियाथन की अगर हम बात करें, मार्क्स ने तो कई किताब सॉरी लेव हॉब्स ने तो कई किताबें लिखी हैं, लेकिन उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी को समझने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है वो लेवियाथन है। और लेवियाथन आप देखें यहाँ पे, लेवियाथन जो किससे बना है, लोगों से मिलकर के बना है। आप देखिए, आप इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जहाँ पे एक व्यक्ति है जो लेवियाथन है, उसके एक हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ में राजदंड है। तो ये जो राजदंड है, स्केप्चर जिसको बोलते हैं, ये धर्म सत्ता का, रिलीजियस अथॉरिटी का एक सिंबल है और ये जो तलवार है वो पॉलिटिकल अथॉरिटी का सिंबल है। तो इस इमेज के ज़रिए से हॉब्स ये सिंबलाइज करना चाहते हैं कि जो ये लेवियाथन है, कोई जो कॉमनवेल्थ है, स्टेट जो है इसी इन्हीं लोगों से मिलकर बना हुआ है। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करके जो है इस लेवियाथन को जो है बनाया है। लेवियाथन उसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम है। और चूंकि इसके हाथ में तलवार भी है और राजदंड भी है, मतलब कि रिलीजियस चाहे स्फीयर, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल अथॉरिटी हो या रिलीजियस अथॉरिटी हो, हर एक स्फीयर में, हर एक क्षेत्र में जो है लेवियाथन क्या है, सर्वोपरि है, सुप्रीम है। मतलब उसकी अथॉरिटी दोनों क्षेत्रों में है, स्पिरिचुअल एरिया में भी है और पॉलिटिकल एरियाज में भी है। तो आइए क्वेश्चन सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इस स्क्रीन पे आप जैसे कि पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, जिसे जून 2006 में पूछा गया था। हालांकि कल जब हम मैकियावली के बारे में पढ़ रहे थे तो इस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया था। फिर भी जो है, जो लोग क्लास में नए हैं उनके लिए हम थोड़ा सा चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और वैसे भी हम आज थोड़ा तेज़ चलेंगे, तेज़ इन द सेंस ये कि जहाँ इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम चीज़ों को इंटरप्रेट करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। अदरवाइज़ हम जो है आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको दो लिस्ट प्रोवाइड की गई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। और लिस्ट 1 में आप देख सकते हैं कि कुछ, एक मिनट, लिस्ट 1 में आप देख रहे हैं कि कुछ डॉक्ट्रिन्स, कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। उसको आपको लिखना, उसको जो है आपको पढ़ना है, देखना है। और लिस्ट 2 की हम बात करें, वहाँ पे कुछ थिंकर्स के नाम आपको दिए गए हैं। यहाँ आपको दोनों को मैच करना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेक्युलरिज्म है, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? डॉक्ट्रिन ऑफ सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट को मैकियावली ने इंट्रोड्यूस किया था। मैकियावली ने रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट कर दिया था। और डॉक्ट्रिन ऑफ कंसेंट की बात करें अगर, तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंसेंट को जो है लॉक ने इंट्रोड्यूस किया था। उनका ये कहना है कि जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो पब्लिक की कंसेंट पे बेस्ड होनी चाहिए। और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअलिज्म, जो व्यक्तिवाद का जो सिद्धांत है, उसमें हॉब्स देखें, हॉब्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में जो सबसे डोमिनेंट कॉन्सेप्ट है वो सेल्फ प्रिजर्वेशन है। व्यक्ति की जो आत्मरक्षा है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रीडम आप देखें, जो आप जीन जैक्स रूसो की पॉलिटिकल फिलॉसफी में देख सकते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन द चेन। मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा हुआ, लेकिन वो जंजीरों से सर्वत्र बंधा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। यहाँ पे अगेन आपको दो लिस्ट प्रोवाइड की गई है। और जनरल विल का जो कॉन्सेप्ट है उसको रूसो ने दिया है। एब्सोल्यूट जो सॉवरेंटी का जो कॉन्सेप्ट है
इस एब्सोल्यूट सॉवरेंटी को जो है किसने इंट्रोड्यूस किया है पॉलिटिकल फिलॉसफी में? हॉब्स ने। हालांकि आप जानते हैं कि बोधा ने भी जो है एब्सोल्यूट सॉवरेंटी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन बाद में उसने सॉवरेंटी के ऊपर कुछ प्रतिबंध, कुछ बैरियर्स इम्पोज कर दिए। इस वजह से हॉब्स, बोधा का जो कॉन्सेप्ट है सॉवरेंटी का, संप्रभुता का, वो एब्सोल्यूट नहीं है। और लिमिटेड गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है? लिमिटेड गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो उसको लॉक ने इंट्रोड्यूस किया। लॉक कहते हैं कि सरकार की के जो कार्य है, जो फंक्शन है गवर्नमेंट के, वो लिमिटेड हैं, और सरकार का जो अल्टीमेट पर्पस है जिसके लिए सरकार को बनाया गया है कि वो व्यक्ति की लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को जो है प्रोटेक्ट करे। और न्यू पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या कि एक ऐसा पॉलिटिकल साइंस जिसपे जो है, जहाँ पे धर्म और राजनीति और नैतिकता को अलग कर दिया गया हो। इस कॉन्सेप्ट को जो है मैकियावली ने इंट्रोड्यूस किया था। तो इसमें आप देखेंगे जो ऑप्शन सी है यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जिसे जून 2012 में पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है, हु इज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हु डिलिबरेटली इग्नोर्स एरिस्टोटल? अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? आप अगर देखें अरिस्टोटल के बाद में जो मेडिवल पीरियड है, जो मध्य जिसको डार्क एज बोलते हैं, मेडिवल पीरियड, मध्यकाल जिसको बोलते हैं हम, वहाँ पे लोगों ने क्या किया, जितने भी जो विचारक हैं, जैसे कि सेंट अगस्टाइन की बात करें हम, या फिर आपने एक मिनट, सेंट अगस्टाइन की बात करें या आप जितने भी मेडिवल थिंकर्स हैं उनके बारे में बात करें, तो आप ये देखेंगे एक चीज़ कॉमन है कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी को और अरिस्टोटल की पॉलिटिकल फिलॉसफी को मिला करके अपनी थ्योरीज को, अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है, जिसको स्कॉलस्टिक सिस्टम बोलते हैं। कल की क्लास में मैंने इस कॉन्सेप्ट को इन डिटेल डिस्कस किया था। और आप देखें, अगर मैकियावली को आप देखें और अरिस्टोटल को देखें, तो अरे कल मैंने आपको बताया था कि मैकियावली ने भी जो इंडक्टिव मेथड का इस्तेमाल किया था और अरिस्टोटल ने भी। लेकिन हॉब्स एक ऐसा थिंकर है, इसने अरिस्टोटल की जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, जो उनके पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स हैं, जो उनके थियोरेटिकल फाउंडेशन हैं, जो उनके आधारभूत राजनीतिक सिद्धांत हैं, उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया। जैसे कि आप देखें, जैसे कि वो कहते हैं कि अरिस्टोटल कहते हैं कि जो है मनुष्य क्या है कि सोशल एनिमल है, लेकिन लॉक लेकिन जो है हॉब्स का क्या कहना है कि मनुष्य सोशल एज, मतलब उस तरह से सोशल नहीं है। मनुष्य क्या है कि वो सेल्फिश है, वो सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में सोचता है। उन्होंने जो एक एजम्पशन जो है अरिस्टोटल का, जिसमें वो ये कहते हैं कि जो जो स्टेट है वो कैसे डेवलप हुआ, मतलब स्टेट क्या है कि परिवार से, ग्राम से, और अल्टीमेटली आप देखिए, मतलब स्टेट का इवोल्यूशन हुआ इंडिविजुअल, और फिर आप देखेंगे इंडिविजुअल, फैमिली, और फिर विलेजेस बनते हैं, और अल्टीमेटली क्या है कि वो सारे विलेज मिलकर के क्या है कि स्टेट को फॉर्म करते हैं। तो एक इवोल्यूशन होता है। लेकिन जो है हॉब्स क्या करते हैं, अरिस्टोटल की पॉलिटिकल फिलॉसफी को पूरी तरीके से रिजेक्ट करते हैं। कि वो कहते हैं कि स्टेट कोई नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक मतलब एक ऐसी एंटिटी है और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए से बनाया है। लोगों ने अपने बेनिफिट के लिए जो है एक कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए से जो है इसको बनाया है। और आप मिडिवल एज में आप देखेंगे जहाँ पे डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो डोमिनेट था, तो वो सारी थेरीज को उन्होंने जो है एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया। जो इससे पहले जो थेरीज थी पॉलिटिकल साइंस में, जहाँ पे राज्य को एक ऑटोनॉमस या कह सकते हैं नेचुरल एसोसिएशन हम मानते थे, वो सारे कॉन्सेप्ट को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और अगर हम बात करें यहाँ पे आप देखें, ये जो परिभाषा है लॉ की, कानून की परिभाषा है, यहाँ पे हॉब्स लिखते हैं। एक्चुअली ये जो कोट आप देख रहे हैं, लॉ द रूल्स ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, नथिंग बीइंग रिप्यूटेड अनजस्ट दैट इज नॉट कंट्रेरी टू सम लॉ। इस लाइन को आप देखेंगे तो हॉब्स की जो बुक है लेवियाथन, इस बुक में आप देख सकते हैं, इस बुक में पेज नंबर आई थिंक 163 है। आज मैं सुबह में ही इसको पढ़ रहा था। तो ये जो डिफिनीशन है, ये बिल्कुल सेम डिफिनीशन आपको हाँ, उनकी बुक में आपको देखने को मिल जाएगी। एक्चुअली, 163 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 में आप
यहाँ पे इस डेफिनेशन के ज़रिए से थॉमस हॉब्स ये बताना चाहते हैं कि एक इंसान को उन सारे काम को करने की आज़ादी है, या जो कानून के हिसाब से जो है उचित है, न्याय संगत है, जिनके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। आप देखेंगे पेज नंबर 163 पे लेवियाथन में आप यहाँ देख सकते हैं कि लॉज आर द रूल ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा, नथिंग बीइंग रिप्यूटेड अनजस्ट दैट इज नॉट कंट्रेरी टू सम लॉ। मतलब ऐसी कोई गतिविधि, ऐसी कोई एक्टिविटी जो कानून के अगेंस्ट नहीं है, वो क्या है, वो कह सकते हैं फिजिबल है, इसको आप कर सकते हैं। और आगे वो कहते हैं अपनी बुक लेवियाथन में कि नो वन कैन मेक लॉज, मतलब कोई अन्य व्यक्ति जो है कानून को नहीं बना सकता है, बट द कॉमनवेल्थ। जो कॉमनवेल्थ आप टर्म देख रहे हैं, जो है कॉमनवेल्थ का यहाँ पे मीनिंग इस मतलब यहाँ पे स्टेट से है। स्टेट के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं हॉब्स, वो कॉमनवेल्थ वर्ड है। तो आप देखें ये लेवियाथन में इन्होंने जो है ये परिभाषा दी है। आप लेवियाथन के पेज नंबर 163 पे जो है इसको आप देख सकते हैं। और ये जो बुक है लेवियाथन, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। ये जो ओरिजिनल बुक है, एटलीस्ट आप इनके चैप्टर्स शुरू के देखें, उसको पढ़ें एटलीस्ट। मतलब पूरी बुक को तो मैं पढ़ने को कहूँगा नहीं, काफ़ी बड़ी बुक है, 445 पेज की ये बुक है, तो पूरी बुक मत पढ़ें आप। बुक का जो टाइटल है, जो कवर पेज है, उसको देखें, जो उसमें चैप्टर्स दिए गए हैं उसको देखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लॉज आर द रूल्स ऑफ जस्ट अनजस्ट, मतलब कानून क्या है, वो नियम है जो हमें बताते हैं कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं। और आगे क्या कहते हैं कि जो कोई विधि के विपरीत नहीं है उसे अन्यायोचित नहीं माना जाता। मतलब कह रहे हैं कि कोई भी एक्टिविटी जो जिसको एक इंसान करता है, अगर वो कानून के खिलाफ नहीं है तो इट इज़ फिजिबल, इसको आप कर सकते हैं। और फिर अगेन यहाँ पे देखें रिजोल्यूटिव कंपोजिट का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देखिए, फ्रॉम होम डिड हॉब्स बोरो द प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूटिव कंपोजिट। ये जो रिजोल्यूटिव कंपोजिट का जो कॉन्सेप्ट है, हॉब्स ने किससे अडॉप्ट किया है? हॉब्स ने जो है गैलीलियो से अडॉप्ट किया है। आप देखें मैकेनिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, उसको आप नेचुरल साइंस के जो प्रिंसिपल्स है, स्पेशली मैकेनिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो यांत्रिकी के जो नियम है, डायनेमिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, उसको हॉब्स ने जो है पॉलिटिकल साइंस में इंट्रोड्यूस किया। उसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को, पॉलिटिक्स को रिडिफाइन करने की कोशिश की। और देखिए यहाँ पे दो टर्म हैं, रिजोल्यूटिव और कंपोजिट। जैसे कि अगर किसी चीज़ को आपको समझना है कि कोई चीज़ कैसे काम करती है, उसका क्या फंक्शन है, तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, किन किन चीज़ों से वो मिल करके बना हुआ है। उसको पहले आपको रिजॉल्व, देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, रिजॉल्व एंड कंपोजिट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब आपको एक एक चीज़ों को, जिस चीज़ से मतलब जिस किसी भी चीज़ से मिल करके कोई चीज़ बनी हुई है, उसके हर एक पार्ट्स को, हर एक ऑर्गन्स को आपको समझना है। उसके बाद ओवरऑल आपको समझना कि वो क्या चीज़ है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप एक कंप्यूटर को देखते हैं, तो उसमें डिस्प्ले है, सीपीयू है, और सारी चीज़ें हैं। तो हर एक ऑर्गन्स को, हर एक पार्ट्स को आप अलग अलग देखते हैं, समझते हैं, और उसके बाद फिर ये डिफाइन करते हैं कि ये पूरा सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है। रिजोल्यूटिव कंपोजिट में क्या है कि चीज़ों को अलग अलग लेवल पे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उस पर जो प्रॉब्लम्स हैं उसको रिजॉल्व किया जाता है, और उसको कंपोजिट करके एक सिस्टमेटिक फॉर्म में उसको समझने की कोशिश की जाती है। जैसे कि आप ये देखें, लेवियाथन को ये देखें आप यहाँ पे, तो लेवियाथन को आप देखें, लेवियाथन में राज्य के लिए जो टर्म इस्तेमाल किया है आपने, वो कॉमनवेल्थ है, राइट। और कॉमनवेल्थ किससे बना है? इन्हीं लोगों से। आप इस इमेज को थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो ये जितने भी लोग हैं, ये राज्य मतलब कॉमन, इस लेवियाथन की तरफ ये देख रहे हैं, इनका जो डायरेक्शन है वो लेवियाथन की तरफ है। अगर इस इमेज को आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि इसका जो लोगों का जो फेस का जो हेड है वो मतलब लेवियाथन की तरफ है। वो उनसे ये उम्मीद करते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में जो अनार्की है, जो अराजकता है, उसको रिजॉल्व करने के लिए ये एक बड़ी है, एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है जो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी। और ये
ये जो लेवियाथन है वो कैसे आया है अपने वजूद में, कैसे अपने एग्जिस्टेंस में आया है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए से लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसी कॉन्ट्रैक्ट का ये आउटकम है। ये जो लेवियाथन है, ये कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है। मतलब जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या है कि आमतौर पे आप देखें, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो आप देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट में कुछ पार्टीज होती हैं जो आपस में एग्रीमेंट करती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप देखिए जो लेवियाथन है ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम है। लोगों ने, ये जो जितने भी लोग हैं जिनसे मिलकर के ये लेवियाथन बना हुआ है, तो इन्होंने आपस में समझौता किया है और उसके बाद में इन्होंने जो है इस लेवियाथन को अपने ऊपर इम्पोज किया है। तो रिजोल्यूटिव कंपोजिट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये जो कॉमनवेल्थ है किससे मिलकर के बना हुआ है? इन्हीं लोगों से मिलकर के बना हुआ है। इन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है और फिर लेवियाथन को अपॉइंट किया है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, उनकी स्पेशली जो उनकी जो लाइफ है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट को, रिजोल्यूटिव कंपोजिट को जो है इन्होंने अडॉप्ट किया है गैलीलियो से, ठीक है। हॉब्स ने जो है यूरोप के अलग अलग कंट्रीज की जो है उसने उन्होंने यात्रा की और उसके बाद में उस वक्त ये जो दौर था, ये जो पीरियड था, कैसा था? ये साइंटिफिक डेवलपमेंट का पीरियड था, इनलाइटमेंट का पीरियड था और यहाँ पे अलग अलग खोजें हो रही थी, डेवलपमेंट्स हो रहे थे हर एक फील्ड में। तो आप देखें, आपने डिकार्ते का नाम सुना होगा। इसके अलावा और भी जो थिंकर्स हैं जो जिन्होंने साइंस की फील्ड में कंट्रीब्यूट किया, तो हॉब्स का उनसे मिलना हुआ। और इवन आप देखें जियोमेट्री के जो कुछ कॉन्सेप्ट है उसको भी जो है हॉब्स ने अडॉप्ट किया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे, जिसे दिसंबर 2013 में पूछा गया है। यहाँ पे बात की जा रही है फेलिसिटी के बारे में। फेलिसिटी, वैसे आप देखें फेलिसिटी ये जो वर्ड है आपको हॉब्स की भी पॉलिटिकल फिलॉसफी में देखने को मिलेगा और जो बेंथम की पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसमें भी ये टर्म आपको देखने को मिलेगा। हॉब्स जो है फेलिसिटी का मतलब इससे होता है हैप्पीनेस। और कैसी हैप्पीनेस? आप इसको जरा सा इसको पढ़िए। ए कंटिन्यूड सक्सेस इन ऑब्टेनिंग दोज थिंग्स विच ए मैन फ्रॉम टाइम टू टाइम डिजायर। हॉब्स जो है बात करते हैं मनुष्य के डिजायर के बारे में। कहते हैं कि जो मनुष्य की जो डिजायर्स हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं, वो अनंत हैं। मनुष्य की जो इच्छाएं हैं अनंत हैं और मनुष्य एक ऐसा जीव है, एक ऐसा क्रिएचर है जिसको उसकी जो इमोशंस हैं, जो उसकी संवेदनाएं हैं, वो उसको गवर्न करती हैं, उसको संचालित करती हैं। वो कहते हैं मनुष्य जो है संवेदनाओं का जीव है, इज ए क्रिएचर ऑफ इमोशंस। मनुष्य क्या है? संवेदनाओं का जीव है और जो संवेदनाएं हैं, इमोशंस हैं, वो उसको संचालित करती हैं। और चूंकि मनुष्य की जो ये जो इच्छाएं हैं वो अनंत हैं, तो उसको फिर भी वो पाने के लिए कोशिश करता है और जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है तो उस वक्त, उस पल के लिए कुछ हद तक उसको खुशी मिलती है। उसी खुशी को वो फेलिसिटी कहते हैं। हालांकि ये जो इच्छाएं हैं जो अनंत हैं, ये कभी खत्म नहीं होती हैं। ये कब खत्म होती है? मरने के बाद खत्म होती हैं। तो एक अचीवमेंट को, मतलब एक गोल को, एक टारगेट को अचीव करने के बाद जो व्यक्ति को जो खुशी मिलती है, उसी को हॉब्स जो है फेलिसिटी बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप उसमें भी देखेंगे बेंथम की पॉलिटिकल फिलॉसफी में, हालांकि वो एक अलग सेंस में इस्तेमाल करते हैं। जो हॉब्स का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा रेडिकल है। और यहाँ पे आप देखें ये जो डेफिनेशन दी गई है, ऑल एग्जिस्टेंस सिंपली इज ए मैटर इन मोशन। देखिए मार्क्स क्या है? एक मटेरियलिस्टिक थिंकर है, एक पदार्थवादी, एक भौतिकतावादी विचारक हैं। उनका ये मानना है कि मनुष्य भी क्या है कि एक मैटर है, एक पदार्थ है और हमारे आसपास में जो जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो किसी ना किसी मैटर से मिलकर के बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स की आप बात करें तो ये बोन और फ्लेश से मिलकर के बना हुआ है। हालांकि आप देखें जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है उसमें 5 तत्वों की बात होती है कि उसमें वायु है, अग्नि है और क्या क्या है, एंड सो फोर्थ, उससे मिलकर के बना हुआ। लेकिन हॉब्स कहते हैं कि क्या है कि जितनी भी चीज़ें हैं, क्या है कि वो मैटर इन मोशन है, वो किसी ना तरीके से क्या है कि वो गति कर रही है। इवन आप ह्यूमन बॉडी को देखें तो ह्यूमन बॉडी में 2 तरीके की मोशन होती है। एक मोशन क्या है? वो ये है जिसमें हम देखें जो पूरा हमारा सिस्टम है, ब्रीथिंग सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो हम कुछ करें या ना करें, ये फिजियोलॉजिकल मोशन है। हम कुछ करें या ना करें, आपने खाना खा लिया, आप बैठ गए हैं
आपकी बॉडी में क्या है कि डाइजेशन का जो काम है वो चल रहा है। अपने आप बैठे हुए हैं, आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो ये भी एक तरह का मोशन है। लेकिन हॉब्स एक बात करते हैं एक अलग तरीके के मोशन की, जो कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे उत्पन्न होता है, इमोशंस के जरिए। आप देखें ह्यूमन बींग्स को, आप देखें, आप किसी अच्छी चीज को देखते हैं, सपोज कि आप यूट्यूब पे या इंस्टा पे कोई वीडियो, कोई रील्स देख रहे हैं, और अगर आप उसमें देखें किसी इंसान को चैरिटी करते हुए, तो आपके अंदर भी चैरिटी का भाव पैदा होता है। आप किसी कोई आप देखें, जब 15 अगस्त का टाइम आता है तो सारे लोगों के जो स्टेटस हैं व्हाट्सएप के और फेसबुक के, उसमें ऑटोमेटिक चीज़ें बदल जाती हैं। आप वहाँ पे उस वक्त अलग ही कुछ, एक अलग तरह का आपके अंदर सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि हम आसपास में चीज़ें हम देखते हैं, ना चाहते हुए हम भी अपने स्टेटस पे, अपने उस पे टाइम लाइन पे जो है सारी चीज़ें लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं? हम आस-पास की चीज़ों को देखते हैं और उसके बाद फिर हम जो है उससे इंगेज करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, हमारे अंदर एक इमोशन पैदा होता है। तो ऑल मैटर इमोशन के ज़रिए से हॉब्स ये बताना चाहते हैं कि जितनी भी जो चीज़ें हैं वो मैटर से बनी हुई हैं। हमारे आस-पास में जितनी भी चीज़ें, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर से बनी हुई हैं, और वो किसी एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए जो है वो मोशन कर रही हैं। जो प्लैनेट्स हैं, आप देखें, पूरे यूनिवर्स को देखें आप, वो भी जो है मोशन कर रहे हैं। ह्यूमन बॉडी भी मोशन कर रही है। हम देखें, दिल्ली के जो लोग हैं उनको देखें आप, सुबह से शाम मेट्रो में मोशन कर रहे हैं, घूम रहे हैं। एक पर्टिकुलर पर्पज़ है अपना कि वो जो है किसी जॉब के लिए, मतलब हर इंसान की अपनी कोई एजुकेशन के लिए मूवमेंट कर रहा है, कोई अपनी जॉब के लिए कर रहा है, पैसे अर्न करने के लिए। तो जितनी भी हमारे ऑल अराउंड, हमारे आसपास में जो भी चीज़ें हैं हमारे इन्वायरमेंट में, वो क्या है, दे ऑल आर मैटर इन मोशन। और मैटर मोशन दो तरह के होते हैं, हॉब्स ने बताया कौन कौन से। एक फिजियोलॉजिकल मोशन, जो हमारे शरीर के अंदर जो भौतिक जो गति होती है, और एक जो है इमोशनल, या फिर आप साइकोलॉजिकल कह सकते हैं, जहाँ हम चीज़ों को देख करके जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर यहाँ पे आप देखें, जून 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 थिंकर्स के आपको नाम दिए गए हैं और उनके कॉन्सेप्ट के बारे में बात की गई है। और ये वैसे इजी क्वेश्चन है। जैसे कि आप देखें, जो लिमिटेड गवर्नमेंट का जो आइडिया है उसको किसने इंट्रोड्यूस किया है? उसने लॉक लॉक ने उसको इंट्रोड्यूस किया है। अगर आप बात करें डिफेंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड थॉट ऑफ एक्सप्रेशन, आप देखें 1859 में जीएस मिल ने एक बुक लिखी थी, 1859 में एक बुक लिखी थी, इसका नाम है ऑन लिबर्टी। उस बुक के अंदर उन्होंने जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को डिफेंड किया है, स्पेशली व्यक्ति की जो आज़ादी है उसको, और बोलने की जो उसकी आज़ादी है खासतौर पे, उसके बारे में वो बात करते हैं। और ये देखिए, क्लेम दैट सॉवरेंटी हैज़ इट्स ओरिजिन इन द पीपल एंड रिमेन्स विद द पीपल। आप देखेंगे रूसो की पॉलिटिकल फिलॉसफी में, आप देखेंगे रूसो क्या कहते हैं। रूसो एक्चुअली डायरेक्ट डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, वो जनरल विल के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, और वो कहते हैं कि जो संप्रभुता है वो मूल रूप से किसमें, लोगों में ही नहीं थे, और वो लोगों के पास ही रहती है। और आप देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, देखें प्रीएम्बल, वी द पीपल ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आप देखें तो ये पूरा एक नैरेटिव है। आप देखते हैं कि अलग अलग फिलोसफर ने अलग अलग कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। और आप देखें, मैंने अभी आपको ये इमेज दिखाई है यहाँ पे लेवियाथन की, उसके पीछे एक पर्पज़ है। ये जो तलवार है, ये जो स्केप्चर है, जो राजदंड है, इसके ज़रिए से हॉब्स ये कहना चाहते हैं कि क्या लिखा है, डिफेंस ऑफ सॉवरेनिटी एंड एजर्शन द क्लेम ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी ओवर रिलीजन। आप देखें मध्यकाल में, मिडिल पीरियड में क्या है कि स्टेट के ऊपर में रिलीजन एक बैरियर के तौर पे काम करता था, लेकिन मैकियावेली ने भी आप देखें काफ़ी हद तक जो है उसको सेपरेट कर दिया था, रिलीजन और पॉलिटिक्स को। लेकिन हॉब्स ने क्या कहा, मैकियावेली ने रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट किया, लेकिन जो है हॉब्स ने क्या किया, हॉब्स ने जो है रिलीजन को पॉलिटिक्स के नीचे ला दिया। मतलब स्टेट का उस पर पूरा कंट्रोल है। स्टेट जो है अपने वेलफेयर के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो है अचीव करने के लिए, वो जो है इवन रिलीजन को भी रेगुलेट कर सकता है। अब देखें लेवियाथन जो है, ये दोनों क्षेत्रों में, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, रिलीजियस स्फीयर हो या पॉलिटिकल स्फीयर हो, दोनों एरियाज में जो है वो सुप्रीम है। ओके गाइस, तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। यहाँ पे आप देखेंगे चीज़ें आपको
पढ़ने में अच्छी लगेंगी यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पे, अगेन देखिए मैं कहता हूँ ना कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। द फेलिसिटी इज कंटिन्यूड सक्सेस इन ऑब्टेनिंग द थिंग्स विच मैन फ्रॉम टाइम टू टाइम डिजायर्स। समय समय पर व्यक्ति द्वारा इच्छा की जाने वाली वस्तुओं को प्राप्त करने में सतत सफलता आनंद है। तो ये जो डेफिनेशन है किसकी है, ये डेफिनेशन जो है हॉब्स की है। और फिर ये देखिए यहाँ पे अगेन दिसंबर 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी इजी क्वेश्चन है। लॉक ने जो है, जॉन लॉक ने, आप देखें, कंसेंट थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया पॉलिटिकल साइंस में। और उन्होंने कहा कि जो सरकार है वो जनता की सहमति पर आधारित होनी चाहिए, कंसेंट पे बेस्ड होनी चाहिए। हॉब्स ने क्या किया, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। और सॉवरेनिटी के ऊपर जितने भी बैरियर्स थे, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो मॉरल हो या कल्चरल हो, जितने भी बैरियर्स थे सबको उसने जो है रिमूव कर दिया। और आप देखें पार्टीलेस जो डेमोक्रेसी का आइडिया है वो जयप्रकाश नारायण का है। और न्यू लिबरल थिंकर आप देखें, रॉबर्ट नॉजिक के बारे में आप जानते हैं, रॉबर्ट नॉजिक। और उसके अलावा आपने फ्रेडरिक हेयक और मिल्टन फ्रीडमैन के बारे में आपने सुना होगा। इससे जो थिंकर्स हैं वो न्यू लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट में उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, उनका काफ़ी योगदान है। और यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हालांकि देखिए आप चीज़ों को समझें। और यदि ये देखिए ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से जो है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए ये जो टर्म आप देख रहे हैं, द स्टेट ऑफ नेचर वाज प्री सोशल एंड प्री पॉलिटिकल, मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको आज क्लास के बाद में उस पर उसको ग्रुप में मैं सेंड करूंगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा कि ये आखिर ये क्या केमिस्ट्री है, क्या ये केमिकल लोचा है, ये प्री पॉलिटिकल एंड प्री सोशल क्या चीज़ है। आप देखेंगे हाब्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में, लॉक की पॉलिटिकल फिलॉसफी में और रूसो की पॉलिटिकल फिलॉसफी में ये टर्म बार बार इस्तेमाल होता है। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं नेट के एग्जाम में। तो प्री सोशल और प्री पॉलिटिकल का अगर मैं उसको एक लाइन में डिफाइन करूँ तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि प्राकृतिक अवस्था में, स्टेट ऑफ नेचर में, ना कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, ना कोई पॉलिटिकल और ना ही कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ना वहाँ पे सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, ना ही कोई पॉलिटिकल और ना ही कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन लाइक पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट वगैरह या सिविल सोसाइटी नहीं एग्जिस्ट करती है। क्यों? क्योंकि आप देखें वहाँ अगर हॉब्स का जो स्टेट ऑफ नेचर का जो उन्होंने पिक्चराइजेशन किया है उसको आप देखेंगे तो मनुष्य क्या कि जंगल, मतलब वो टहल रहा है, मतलब उसको भय है इस बात का कि कब कोई उसका सामान छीन ले, उसकी जान को ले ले। तो इस वजह से क्या कि वो इनसिक्योर है। तो जब इनसिक्योरिटी में कभी भी सिविल सोसाइटी का कल्चर का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। और मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे देखिए सॉवरेन वाज ए पार्टी ऑफ टू द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको ये बताया कि ये जो लेवियाथन है इसको आप अगर देखें तो लोग जो है लेवियाथन की तरफ अपने चेहरे को लेवियाथन की तरफ करके खड़े हुए हैं। और इस उम्मीद में कि वो उनके लाइफ को जो है प्रिजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। और ये जो लेवियाथन है ही इज़ नॉट ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। वो लेवियाथन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम है। लोगों ने आपस में मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसके बाद लेवियाथन आया है। ओके, तो लेवियाथन इज नॉट, सॉवरेन का मतलब क्या यहाँ पे लेवियाथन से, सॉवरेन वाज ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। जो संप्रभु है वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम है, उसका परिणाम है, उसका रिजल्ट है। और यहाँ पे देखिए ह्यूमन नेचर वाज डोमिनेटेड बाय द एक्यूजिटिव इंस्टिंक्ट, पजेसिव इंस्टिंक्ट, लव ऑफ ग्लोरी। तो आप देखें स्टेट ऑफ नेचर के बारे में जब आप बात करेंगे तो वहाँ पे तीन तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को जो है रेगुलेट करती हैं। वहाँ पे लोगों में आपस में क्या है कि कंपटीशन है, लोग आपस में कम्पीट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम वो किसी के ऊपर भरोसा भी नहीं कर रहे हैं, यकीन भी नहीं कर रहे हैं। और तीसरा क्या कि उनमें क्या है कि ग्लोरी को लेकर के लव ऑफ ग्लोरी है कि वो अचीव करना चाहते हैं चीज़ों को, ठीक है ना, वो चाहते हैं कि लोग हमें अप्रिशिएट करें। तो ह्यूमन नेचर का जो उन्होंने डिपिक्शन किया, जो पिक्चराइजेशन किया है वो ओवरऑल कैसा है, यहाँ पे व्यक्ति क्या है कि पजेसिव है, स्वार्थी है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। क्या है कि मानव स्वभाव में अर्जनशील प्रवृत्ति, मतलब वो चीज़ों को सिर्फ अर्जित करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। स्वत्व बोधक प्रवृत्ति, ख्याति के लिए प्यार के मुख्य रूप है कि हिंदी का ट्रांसलेशन पता नहीं क्या लिख देते हैं। और यहाँ पे देखिए मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर वॉज सॉलिटरी
नास्टी ब्रूटिस एंड शॉर्ट, मतलब स्टेट ऑफ नेचर में जो मनुष्य का जीवन था बहुत ही अल्पकालिक था। क्यों? क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं, कोई श्योरिटी नहीं कि कब जो है कौन आएगा और वह जो है उनकी जान को ले लेगा। तो यहाँ पे ये देखिए जो सेकंड स्टेटमेंट है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रॉन्ग है। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है, सॉवरेन वाज ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ये गलत है। क्यों? क्योंकि सॉवरेन जो है संप्रभु कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जुलाई 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। यहाँ पे आप देखेंगे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। मैकियावली ने क्या किया है? लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था? आंसर इसका सेकंड है, सॉवरेन वाज ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें लिखा है कि जो संप्रभु है कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था, लेकिन हिस्सा नहीं था। यहाँ पे ऑप्शन जो सेकंड है वो करेक्ट है। ओके, आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रॉन्ग है। पहले ये देखिए, पहले आप क्वेश्चन के नेचर को समझिए कि इसमें क्या रॉन्ग है। इसमें लिखा है, देखिए 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है कि सॉवरेन वाज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन सही मायने में कॉन्ट्रैक्ट का वो तो हिस्सा नहीं है, वो तो आउटकम है। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और जुलाई 2016 में जो, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आप सभी को ना, आई थिंक। एनीवे, जुलाई 2016 में ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे आप देखें मैकियावली, यहाँ पे 4 थिंकर्स के नाम दिए गए, इसको मैच करना है। मैकियावली ने मॉरल इंडिफरेंस के बारे में बात की है कि जो प्रिंस है उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, नैतिक रूप से वो उदासीन होना चाहिए। मतलब वो ना नैतिक हो ना अनैतिक हो, बल्कि क्या हो, नैतिकता के प्रति वो उदासीन हो। उसे इस बात से कोई फर्क ना पड़ता हो कि जिस काम को वो कर रहा है वो सही है या गलत है। तो मॉरल इंडिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो मैकियावली ने इंट्रोड्यूस किया है। हॉब्स की अगर हम बात करें तो इंस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, जो आत्म परिरक्षण की जो प्रवृत्ति है, आत्म सुरक्षा की जो प्रवृत्ति है, वो इस कॉन्सेप्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया है? आप देखें हॉब्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में, उनके दर्शन में, उनके चिंतन में आपको ये चीज़ें दिखेंगी कि पूरा जो उनकी जो थियरी है वो आत्मरक्षा के आसपास गुजरती है, मतलब घूमती है, रिवॉल्व करती है। और राइट टू प्रॉपर्टी, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ये कॉन्सेप्ट जो है इसका है, ये जॉन लॉक का है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हमने मैकियावली को एक सेकंड से मैच किया, राइट। एक को सेकंड से मैच किया, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और डी को हमने किससे मैच किया? रूसो। देखिए रूसो की अगर बात करें, रिवॉल्ट अगेंस्ट रीजन का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब तर्क के प्रति विद्रोह, वो एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं नोबल सेवेज का। नोबल सेवेज क्या कि एक आदिम सभ्य बर्बर व्यक्ति है जिसके अंदर तर्क का विकास नहीं हुआ। जैसे आप देखें, अगर आपने मनुष्य का विकास कैसे हुआ उसको आपने देखा कि मनुष्य पहले जंगलों में रहता था, पेड़ पत्ते लपेट, कपड़े नहीं पहनता था, पेड़ पत्ते जो है लपेट कर रखता था, और एट द सेम टाइम वो फल फूल खाता था। जैसे जंगल में और जानवर रहते हैं वैसे वो भी रहता था। तो जब ये इसके अंदर में रीजन, तर्क जो शक्ति है उसका विकास हुआ, तो उससे क्या हुआ कि उसके अंदर करप्शन आ गया, वो विकृत हो गया। ठीक है ना, वो परवर्टेड हो गया। उसने नेचर के अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया। और आप देखें रूसो का एक स्लोगन है, नारा है, बैक टू नेचर की, जो है प्रकृति की तरफ लौटो। आई थिंक स्वामी दयानंद सरस्वती भी बैक टू नेचर के बारे में बात करते हैं, वो बैक टू वेदास कहते हैं, सॉरी। और यहाँ पे आप देखें, मैंने आपको कहा ना कि जो हॉब्स की जो पोलिटिकल फिलॉसफी है वो उसमें क्या है कि व्यक्ति के अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, अपने फायदे के बारे में सोचता है, उपयोगिता के बारे में सोचता है। लेकिन हॉब्स की जो पोलिटिकल फिलॉसफी है एज कम्पेयर टू बेंथम, वो क्या है, वो रेडिकल है, रेडिकल फिलोसफिकल यूटिलिटेरियनिज्म है। मतलब आप देखें, आप उपयोगितावाद की जब बात करते हैं तो आप ये देखते हैं कि वहाँ पे क्या है कि बात की जाती है सुख और दुख के बारे में। उपयोगितावाद जो पॉलिटिकल फिलॉसफी, उसमें आप देखेंगे कि कैसे इंसान अपने हैप्पीनेस को, अपने जॉय को जो है वो कैसे मैक्सिमाइज कर सके, और जो जो दुख है, जो तकलीफ है, उसको कैसे वो रिड्यूस कर सके। तो हॉब्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में वही चीज़ें हैं कि लोगों को इस बात का डर है कि कोई भी उनकी आके जान ले सकता है। तो इस वजह से क्या है कि इस जो प्रेडिकामेंट है, ये जो तकलीफ है उनकी, उससे बाहर आने के लिए जो है वो लोग जो है
सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और हॉब्स को आप देखेंगे कि लोग सारे अपने राइट्स को जो है किसको दे रहे हैं, जितने भी उनके राइट्स हैं वो सारे राइट्स किसको दे रहे हैं, लेवियाथन को दे रहे हैं। अपने पास वो सिर्फ एक राइट रख रहे हैं जिसका नाम है राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन, जो आत्मरक्षा का अधिकार है, उसको जो है वो नहीं सौंपते हैं। बाकी देखिए लेवियाथन को लाया ही इसलिए गया है कि वो लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करे, उनकी जीवन की रक्षा करे। और अगर लेवियाथन इस काम को करने में फेल होता है और लोग रिवॉल्ट करते हैं, विरोध करते हैं, तो वो फिर से जो है प्राकृतिक अवस्था में, स्टेट ऑफ नेचर में पहुंच जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर सेकेंड है थॉमस हॉब्स, वो सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगेन ये जो अगला क्वेश्चन है इसे पूछा गया है नवंबर 2017 में। यहाँ पे देखिए माइकल ऑक्सफोर्ड का एक स्टेटमेंट है, इसमें लिखा कि ऑक्सफोर्ड says Hobbes is the greatest political thinker produced by the English speaking people। ऑक्सफोर्ड का कहना है कि हॉब्स अंग्रेजी बोलने वाले लोगों में पैदा होने वाला सबसे महान राजनीतिक चिंतक है। आप देखिए हॉब्स की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है बिल्कुल अलग है। आप एक मतलब हॉब्स के पहले की जो जितनी भी पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो सारी फिलॉसफी को, सारे दर्शन को पूरा रिजेक्ट करता है, एक नई फाउंडेशन को रखता है हॉब्स। और उसके जो आइडियाज़ हैं बहुत ही रेडिकल हैं, उसमें एक क्लैरिटी है, मतलब उसके जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हैं। उसको मालूम है कि लोग आपस में किसी बात के लिए जो है वो एग्री नहीं करेंगे। आप देखें एक देश के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर अलग अलग कल्चर्स के लोग होते हैं, और उनका अलग अलग उनकी जो जो उनका जो आइडिया ऑफ गुड है, क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें गलत हैं, उसको लेकर के जो है लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। जैसे कि आप देखें, अब जिसकी फूड का ही ले लीजिए एग्जांपल, आप शराब की बात करें या जो पोर्क है उसकी बात करें या बीफ की बात करें, तो अलग अलग धर्मों की अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग तरह के लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं कि क्या चीज़ें खानी चाहिए क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। इसमें क्या है कि लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। आप देखिए जो मल्टीकल्चरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ इसी वजह से हुआ, ताकि लोगों के बीच में सामंजस्य बैठा जा सके। लेकिन हॉब्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। हॉब्स ये कहता है, क्या कहता है हॉब्स, कि लोगों में जो है आम सहमति जो है, कॉन्सेंसस को डेवलप करना बहुत ही मुश्किल काम है। और एक चीज़ ये भी आप देखें, माइकल ऑक्सफोर्ड ये भी कहते हैं कि नो थिंकर कैन मैच हिज फिलोसफिकल फाउंडेशन एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट। जो हॉब्स जो आइडियाज है बिल्कुल क्लियर हैं, वो इंस्टेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, रेडिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कि कैसे जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सकता है, कैसे लोगों के बीच में कैसे लोगों को जो है एक लाइन में लाइन अप किया जा सकता है ताकि वो कमांड को माने, आदेश को माने। यहाँ पे ऑप्शन जो ए पहला है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। और ये जो आप ये जो एक क्वेश्चन को देख रहे हैं ना, ये जो क्वेश्चन है, आप अगर हॉब्स के बारे में पढ़ते हैं, थॉमस हॉब्स के बारे में, तो सुब्रता मुखर्जी जी की जो बुक है उसके पहले मतलब इस बुक के शुरुआती पेज में ही आपको लाइन देखने को मिल जाएगा कि जहाँ पे माइकल ऑक्सफोर्ड जो हैं वो हॉब्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी को री इवेल्युएट करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन के रिपीट हो गया कि विच पॉलिटिकल थिंकर रिजेक्ट्स एरिस्टोटल कम्प्लीटली। तो हॉब्स जो है रिजेक्ट करता है, वो कहता है कि नहीं, स्टेट जो है एक नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो परिवार और फैमिली से मिलकर के बना हुआ, ये तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम है। मनुष्य के बारे में अच्छी अच्छी बातें करता है एरिस्टोटल, लेकिन हॉब्स कहता है कि नहीं, ये तो सेल्फिश है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पे, इसे नवंबर 2017 में पूछा गया है। अगेन देखिए यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि पावर, देखिए यहाँ पे देखिए पावर नॉट राइट इज द फोकल पॉइंट ऑफ फॉर हॉब्स। वाई? हॉब्स के लिए जो केंद्रीय बिंदु सत्ता है, हॉब्स के लिए केंद्र बिंदु सत्ता है, मतलब अथॉरिटी है, पावर है, ना कि अधिकार। क्यों? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये तो बहुत मुश्किल है कि लोगों में आप कोई एग्रीमेंट जो है वो आपस में कर लें। डिफिकल्ट टू ऑब्टेन एग्रीमेंट अमंग इंडिविजुअल्स। देखिए एग्रीमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो लोगों की जो परसेप्शन है वो अलग अलग होते हैं, उनका जो आइडिया ऑफ गुड है, क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें गलत हैं, वो एक जैसी नहीं होती हैं। और इस वजह से आम सहमति को डेवलप करना बहुत ही मुश्किल होता है। इवन आप देखें जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं, उनको आप देखेंगे कि आपको लगता है कि ये जो गवर्नमेंट है कॉन्सेंसस पे काम करती है, लेकिन सही मायने में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं
वो मेजोरिटी के रूल पे काम करती हैं। किसका माइक ऑन है वो प्लीज़ ऑफ करिए। सकीना प्लीज़ टर्न ऑफ योर माइक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। हाँ, डिफिकल्ट टू ऑब्टेन एग्रीमेंट, व्यक्तियों के बीच में सहमति जुटाना कठिन है। और यहाँ आप देखें दिसंबर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। थॉमस थॉमस हॉब्स कंस्ट्रक्टेड इस पॉलिटिकल। आप क्या कह रहे हो, कुछ कहना चाहते हो आप? हेलो। क्या कह रही हैं आप? लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर डी है, डिफिकल्ट टू ऑब्टेन एग्रीमेंट्स अमंग इंडिविजुअल्स। आप माइक अपना ऑफ करिए, ठीक है ना? तो हम यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हैं हॉब्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में। और देखिए हॉब्स की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसमें हॉब्स का की पॉलिटिकल फिलॉसफी में आप देखिए जो उनका फोकल पॉइंट है वो क्या है, वो पावर है, वो शक्ति है। और आप देखें मैकियावली की बात करें या हॉब्स की बात करें तो उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी में आप देखते हैं कि उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी की जो सेंटर में क्या है, पावर है। और इसी वजह से जो है और मैकियावली को और हॉब्स को जो है यथार्थवादी विचारक कहा जाता है। कैसा विचारक? यथार्थवादी। यथार्थवादी बोले तो रियलिस्टिक थिंकर, दे बिलीव इन द आइडिया ऑफ रियलिज्म। कभी कभी ऐसा होता है कि जब सिस्टम पे लोड बहुत ज़्यादा होता है तो उस केस में क्या कि जो पेन टैब है ना वो काम नहीं करता है। एनीवे हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आपने इस क्वेश्चन को देखा है यहाँ पे। Power not right is the focal point of for Hobbes. Why? Because it is difficult to obtain agreement among individuals. लोगों के बीच में जो है आम सहमति को जो है एग्रीमेंट को जो है करना बहुत मुश्किल है। स्टेट ऑफ नेचर में लोगों ने एग्रीमेंट क्यों किया? वो इसलिए क्या किया? इसलिए किया कि आप देखें कि वहाँ पे लोगों की जान क्या थी, संकट में थी। वो सबसे बड़ा प्रेडिकमेंट था उनका, सबसे बड़ी तकलीफ थी इस बात की कि कैसे जो है अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करें। लेकिन आमतौर पे देखें जो डेमोक्रेसीज हैं उसमें आप देखें आपके सामने जो कुछ जैसे कि फॉर्म लॉज को देखें, उसको लेकर आज के टाइम में आप देखें जब भी कोई पार्लियामेंट में कोई कानून आता है तो उसको लेकर के जो है लोगों की राय एक जैसी नहीं होती। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में कहा कि जो होमोसे वो बात करते हैं कि जो जैसे कि फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को जो है अलाउ कर दिया। लेकिन होमोसेक्सुअलिटी की अगर हम बात करें उसको लेकर के जो है लोगों की राय एक जैसी नहीं है। ट्रिपल तलाक का जो इशू था उस पे जो लोगों की राय एक जैसी नहीं है, आम सहमति नहीं है। और जो है सीएए आया था उस पे भी जो लोगों की आम सहमति नहीं है। तो हॉब्स जो है क्या कहते हैं कि वो पावर के ज़रिए से जो है चीज़ों को रेगुलेट करना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहते हैं, सिस्टम को जो है इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और फिर अब आप देखें क्या लिखा कि थॉमस हॉब्स कंस्ट्रक्टेड हिज पॉलिटिकल फिलॉसफी। एक मिनट, थोड़ा इसको अलाइन कर दें। इससे क्या होगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों जो चीज़ें लिखी गई हैं वो एक ही फ्रेम में आ जाएंगी। मैं ये चाहता हूँ कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी क्वेश्चन प्रॉपर दिखें। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है कि हॉब्स कंस्ट्रक्टेड हिज पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑन द बेसिस ऑफ हिज पोस्टुलेट्स डिराइव्ड फ्रॉम। आपको भी मैंने बताया रिजोल्यूटिव कंपोजिट के बारे में। रिजोल्यूटिव
कंपोजिट के बारे में, कंपोजिट, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको किससे अडॉप्ट किया? हॉब्स ने गैलीलियो से अडॉप्ट किया था। और हॉब्स की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, जहाँ पे वो कहते हैं ऑल मैटर, ऑल ऑल एग्जिस्टेंस आर इन मोशन, यहाँ पे वो बात करते हैं या डायनेमिक्स के बारे में बात करते हैं, यांत्रिकी के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली वो जो फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो नेचुरल साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, उसको वो इंट्रोड्यूस करते हैं किसमें? पॉलिटिकल साइंस में। तो हॉब्स की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो साइंटिफिक है, और जो डायनेमिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, नेचुरल साइंस के जो प्रिंसिपल्स है, उसको जो है उसी के आधार पे जो है उन्होंने अपने राजनीतिक सिद्धांतों की व्याख्या की है। तो वो कहते हैं कि जो, जैसे कि आप यहाँ पे देखें क्वेश्चन अभी आपने देखा ऑल मैटर इन मोशन के बारे में, आपने देखा कि समस्त अस्तित्व जो है क्या है? ऑल एग्जिस्टेंस सिंपली इज ए मैटर इन मोशन। और मैंने आपको दो तरह के मोशन के बारे में बताया, कौन सा? एक जो फिजियोलॉजिकल है, जो शारीरिक है, जो हमारे शरीर के अंदर होता है, जैसे सांस लेना, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह। और एक होता है साइकोलॉजिकल। तो ये भी मोशन हो रहा है, हम किसी चीज़ों को देखते हैं, इमोशनली हम रिस्पॉन्ड करते हैं। और आप यहाँ एक चीज़ और भी देखेंगे कि रिजोल्यूटिव कंपोजिट के बारे में आप देखेंगे। तो ये इस कॉन्सेप्ट को कहाँ से अडॉप्ट किया था? गैलीलियो से, ठीक है। रिजोल्यूटिव कंपोजिट का जो कॉन्सेप्ट है इसको गैलीलियो से अडॉप्ट किया था हॉब्स ने। तो हॉब्स की जो फिलॉसफी है वो नेचुरल साइंस पे, प्राकृतिक जो विज्ञान है उस पर आधारित है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे जिससे पूछा गया है जून 2019 में, हु स्टेटेड दैट द लाइफ ऑफ मैन इज सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटिस एंड शॉर्ट। किसने कहा कि व्यक्ति का जो जीवन है एकाकी है, क्षुद्र है, घिनौना है, पशुवत है और अल्प है। मतलब कभी भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि कब कोई आकर के किसी की जान ले सकता है। तो ये हॉब्स हॉब्स की डिफिनेशन है। और जब ये वो बात करते हैं स्टेट ऑफ नेचर के बारे में, जब वो बात करते हैं प्राकृतिक अवस्था के बारे में, तो वो उसको पिक्चराइज करते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में एक इंसान का जीवन कैसे था। ऑलमोस्ट 2019 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। और कल में हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि जो इंडक्टिव मेथड का जो इस्तेमाल किसने किया है? मैकियावली ने किया है और थॉमस हॉब्स ने किया है। आप देखिए, मैकियावली की अगर बात करें, मैकियावली ने एज ए डिप्लोमेट उसने अलग अलग कंट्रीज में काम किया था। तो उन्होंने, उसके पास अलग अलग केस स्टडीज थी, उसके बेसिस पे उसने जो है अपने प्रिंसिपल को डेवलप किया था। एट द सेम टाइम थॉमस हॉब्स ने क्या किया कि उसने भी इंडक्टिव मेथड का इस्तेमाल किया। जो जो डायनेमिक्स के जो थियरीज थी, जो कॉन्सेप्ट थे, उसने जो है उसको पॉलिटिकल साइंस में इंट्रोड्यूस किया। तो इंडक्टिव मेथड में बेसिकली क्या होता है कि हम कुछ नया इंट्रोड्यूस करते हैं, जो चीज़ें पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं उसके बारे में बात नहीं करते, बल्कि केस स्टडी के ज़रिए, ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से हम कुछ नई चीज़ को जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। तो बी एंड डी कहाँ पे है आपका? देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में, ये जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इंडक्टिव मेथड में हम कुछ नया इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई नई थ्योरी, नए कॉन्सेप्ट को, नए सिद्धांत को डेवलप करते हैं। और डिडक्टिव में जो चीज़ें पहले से मौजूद हैं। इंडक्टिव में मतलब क्या है कि नए कॉन्सेप्ट को, न्यू थियरी को जो है हम डेवलप करते हैं। और डिडक्टिव में क्या करते हैं? टेस्टिंग करते हैं। हम ये देखते हैं कि कौन, जो जो दावे किए जा रहे हैं किसी बात के सही या गलत होने के, वो कहाँ तक, किस हद तक सही है या गलत है। और आप देखें यहाँ पे, वो अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड दैट लाइफ इज ए परपेचुअल and restless desire for power after power that ceases only in death। मतलब क्या कि जीवन एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति पाते रहने एवं की सतत एवं बेचैन इच्छा जिसका अंत मृत्यु के साथ होता है। मतलब हॉब्स ये कहते हैं कि जो मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो अनंत हैं, और वो कब खत्म होती है? मृत्यु के बाद ही खत्म होती हैं। क्योंकि जैसे एक इंसान किसी चीज़ को अचीव कर लेता है तो फिर वो अगले गोल की तरफ बढ़ता है, ठीक है। जैसे कि मेरा गोल क्या था, जैसे मेरा पहले ये गोल था कि मैं क्वेश्चन को एक जगह सम अप करूँ। अब फिर मेरे सामने एक चैलेंज और भी था कि हिंदी में भी क्वेश्चन को सम अप करें। अब मैं कुछ चीज़ों को और अलग तरीके से सोच रहा हूँ, और इसी के लिए आप देखिए मैंने ये जो बुक को डिज़ाइन किया है। अब मैं
सोच रहा हूँ कि मैं भी ऑथर बन जाऊँ। तो इंसान की जो इच्छाएँ हैं वो अनंत हैं। पहले वो कुछ करता है, करते-करते जब एक चीज़ को करने लगता है, पहले मैं गूगल मीट पे ही पढ़ाता था, अब मैं यूट्यूब पे भी मतलब एक तरह से एक मेरी पहचान है। तो इंसान की जो इच्छाएँ हैं वो अनंत है। जैसे ही वो एक चीज़ को अचीव कर लेता है ना, वो किसी और चीज़ को पाने के लिए, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान है, उसने सोचा कि नहीं कुछ पैसे अर्न होने चाहिए, फिर नहीं लाखों करोड़ों में, फिर अरबों में, मतलब इंसान की जो इच्छाएँ हैं वो अनंत हैं। अच्छा, यहाँ पे ज़रा सा आप देखें, हॉब्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि हॉब्स क्या है, एक भौतिकतावादी विचारक है, एक मटेरियलिस्ट थिंकर है, और वो चीज़ों को मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, भौतिकतावादी दृष्टिकोण से देखता है। और देखिए यहाँ पे, हॉब्स थ्योरी ऑफ ऑब्लिगेशन इज फिजिकल बिकॉज द सब्जेक्ट ओबेड सॉवरेन आउट ऑफ फियर ऑफ पनिशमेंट। आप देखिए, जो जो लेवियाथन है, जो उसके आदेश है वो सुप्रीम है, और चूंकि लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसके बाद लेवियाथन आउटकम में आया है, उसका परिणाम है। तो लोगों की ये जिम्मेदारी है कि उसके जो आदेश हैं उसको माने, और अगर नहीं मानेंगे तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। तो इस वजह से जो है, जो हॉब्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में आप देखेंगे, जो उनका दायित्व का सिद्धांत है, जहाँ पे लोग लेवियाथन की आज्ञा को मानते हैं, संप्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं। किससे करते हैं? दंड के भय से, दंड की वजह से, मतलब उस भय से, फियर ऑफ पनिशमेंट की वजह से करते हैं। लेकिन आप देखें, ये तो जो ये जो हॉब्स का लेवियाथन है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम है। और ऐसा नहीं है कि जो स्टेट ऑफ नेचर था, जो प्राकृतिक अवस्था थी, स्टेट ऑफ नेचर की अगर हम बात करें, जो प्राकृतिक अवस्था थी, वहाँ पे कोई नियम और कानून नहीं थे। प्राकृतिक अवस्था में भी क्या थे? प्राकृतिक अवस्था में थे नेचुरल लॉज थे, प्राकृतिक कानून थे, नेचुरल लॉज। और यहाँ से क्वेश्चन आया था यूजीसी नीट के एग्जाम, मतलब किसी और एग्जाम में मैंने देखा था कि जो है, हॉब्स कितने प्रकार के प्राकृतिक कानून के बारे में बात करते हैं? तो वो 19 प्राकृतिक कानूनों के बारे में बात करते हैं। और हॉब्स देखिए, ये जो लॉ ऑफ नेचर के बारे में बात करते हैं, जो प्राकृतिक अवस्था में जो कानून थे वो कैसे थे? ऐसा नहीं कि सिर्फ वो पीस ऑफ एडवाइस थे, बल्कि क्या थे? परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। देखिए, आप अगर हॉब्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी को पढ़ेंगे, वहाँ पे उसके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को देखेंगे, तो वहाँ पे एक टर्म आता है नेचुरल लॉज, या नेचुरल लॉज, प्राकृतिक कानून के बारे में बात करते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में लोगों के बिहेवियर कैसे रेगुलेट होते थे। तो वो जो सारे, ये जो जितने भी ये जो नियम हैं, इसको हॉब्स जो है आर्टिकल ऑफ पीस कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिकल ऑफ पीस जो है, ये शांति के जो नियम है, उसका, इन सारे नियमों का एक ही निचोड़ है कि तुम आप लोगों से कैसे डील करेंगे, उससे कैसे इंटरेक्ट होंगे, सेम उसी तरह से जैसा कि आप ये चाहते हैं कि अगला आपसे ट्रीट करे। मतलब आप जो है, जिस तरीके से लोगों से डील करते हैं, मतलब जिस तरीके के बिहेवियर को आप बर्दाश्त कर सकते हैं, सेम उसी तरीके का ट्रीटमेंट आप लोगों के साथ करें। ये नहीं कि मतलब आप लोगों से कुछ और एक्सपेक्ट करें और साथ ही साथ लोगों के ऊपर आप जुल्म और ज़्यादती करें। तो स्टेट ऑफ नेचर में, प्राकृतिक अवस्था में जो लोग थे, उनके बिहेवियर को ये जो है नेचुरल लॉज, जो प्राकृतिक कानून थे, वो रेगुलेट करते थे। और ये जो प्राकृतिक कानून थे वो कैसे थे? वो किस भाषा में डिलीवर किए गए थे, किस भाषा में लिखे गए थे? वो इन दे वर डिलीवर्ड, कैसे डिलीवर्ड किए गए थे? दे वर डिलीवर्ड, एक मिनट सॉरी, थोड़ा इसको क्लियर करें। तो ये जो लॉ ऑफ नेचर थे, जो प्राकृतिक जो कानून थे, डिलीवर्ड इन द वर्ड्स ऑफ गॉड, जो भगवान की ने जिस भाषा में पेश किए हैं इसको। आमतौर पे देखिए, प्राकृतिक अवस्था में ऐसी तो कोई अथॉरिटी थी नहीं जो लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट करे, कंट्रोल करे, लेकिन फिर भी ये प्राकृतिक कानून थे, और इसको दैवीय भाषा में लिखा गया था। और आप देखें, इसके पहले, मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के आने से पहले, जो आप देखें, जो डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट है, वहाँ पे भी आप देखेंगे कि लोगों के जो बिहेवियर्स हैं, उनको इस बेसिस पे रेगुलेट किया जा रहा है कि
ईश्वर का ये कमांड है, ईश्वर ने जो है राजा को अपॉइंट किया है, वो एक अलग हालांकि कॉन्सेप्ट है। आप देखेंगे लॉ ऑफ जो लॉ ऑफ नेचर है, जो प्राकृतिक कानून है, वो ईश्वरीय भाषा में लिखे गए थे, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट पहला है और दूसरा है वो करेक्ट है। हालांकि देखिए हॉब्स की बात करें तो हॉब्स जो है वो एथिस्ट है, वो नास्तिक है। हॉब्स का ये नहीं मानना है कि इस जीवन का कोई और भी उद्देश्य है, आत्मा पर। हॉब्स कभी भी आत्मा परमात्मा के बारे में, जीवन के किसी अन्य उद्देश्य के बारे में, किसी बड़े पर्पज के बारे में जो इस संसार से बाहर हो, इस संसार से परे हो, पारलौकिक हो, उसके बारे में कभी बात ही नहीं करते। वो अदर मतलब हीवन और हेल के बारे में बात ही नहीं करते। वो बात करते हैं मोशन के बारे में, वो बात करते हैं मैटर के बारे में। लेकिन वो कहते हैं कि जो लॉ ऑफ नेचर था वो दैवीय भाषा में लिखा गया था। ओके, तो यहाँ पे इसमें जो है ऑप्शन जो पहला है स्टेटमेंट 1 और 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए अगेन ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, जिसे 2022 में पूछा गया था। हॉब्स ने कौन से कॉन्सेप्ट को दिया? एब्सोल्यूटिज्म, एब्सोल्यूटिज्म के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। इट वॉट हिंदी वर्जन इसका एक ही फ्रेम में इसको ले लेते हैं। तो ये जो निरंकुशतावाद का जो कॉन्सेप्ट है, एब्सोल्यूटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, इसको हॉब्स ने इंट्रोड्यूस किया है। लॉक ने किस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है? लॉक ने कॉन्स्टिट्यूशनल रूल के बारे में बात की है, संवैधानिक शासन के बारे में बात की है। रूसो के बारे में आप जानते हैं, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यकीन रखते हैं। वो कहते हैं कि इंग्लैंड के जो लोग हैं सिर्फ वोट, जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन स्वतंत्र होते हैं। और जीएस मिल की एक बुक है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ऐसे कुछ टाइटल है उसका। तो उस पर वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में, कि मतलब जो लोग जिस मात्रा में, जिस क्वांटिटी में है, उसी के हिसाब से उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो हमने ए को 4 से अगर मैच किया है, ए को 4 से मैच किया, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे देखें, इस क्वेश्चन को पूछा गया है जून 2000 सॉरी मार्च 2023 के एग्जाम में। इस क्वेश्चन को पूछा गया है शिफ्ट 2 में जो पेपर हुआ था, वहाँ पे इस क्वेश्चन को पूछा गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगेन मैंने आपको भी बताया कि हॉब्स जो एक भौतिकतावादी विचारक है। तो हॉब्स जो है वो कहता है कि ह्यूमन विल, जो मानव इच्छा है, डिड नॉट इम्प्लाई एनीथिंग स्पिरिचुअल और ट्रांसेंडेंटल, मतलब पारलौकिक चीज़ों में या आध्यात्मिक चीज़ों में हॉब्स जो है यकीन नहीं रखता है। जो ह्यूमन विल है वो किस बारे में सोचती है? अपने फायदे के बारे में सोचती है। और मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, जो उसकी विल्स हैं, वो अनंत है। वो कब खत्म होती हैं? मृत्यु के बारे में। और बेसिकली इंसान अपने अपने बारे में सोचता है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचता है। और परपेचुअल ट्रैंक्विलिटी तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। हॉब्स का एक फेमस कोट है, थोड़ा सा आप उसको पढ़िए। देर इज नो सच थिंग एज परपेचुअल ट्रैंक्विलिटी। आप देखिए कहीं भी जो है परपेचुअल जो ट्रैंक्विलिटी है, ट्रैंक्विलिटी का मतलब है शांति और अस्थाई शांति। तो अस्थाई शांति के बारे में कहते हैं कि देर इज नथिंग सच एज परपेचुअल ट्रैंक्विलिटी, मतलब अस्थाई शांति नाम की कोई चीज नहीं होती है। while where we live, because life itself is but motion। जो जिंदगी अपने आप में क्या है कि ये गति है, जो हम गति कर रहे हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, लाइफ इटसेल्फ इज ए मोशन। और वो परपेचुअल ट्रैंक्विलिटी के बारे में, मन की अस्थाई शांति के बारे में वो कभी भी बात नहीं करते हैं। और फिर यहाँ पे आप देखें आगे, फिर वो बात करते हैं डिज़ायर के बारे में, कहते हैं एंड कैन नेवर बी विदाउट डिज़ायर। ये तो अलग बात हो गई। यहाँ पे आप देखें ये जो विकल्प दिए गए हैं, देखिए एग्जाम में आपको क्या करना है कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है उसको आपको चूज करना है। तो हॉब्स चूंकि मटेरियलिस्टिक थिंकर हैं, मटेरियलिस्टिक थिंकर हैं, भौतिकतावादी विचारक हैं, तो सिर्फ वो इस लोक के बारे में बात करते हैं। और एट द सेम टाइम आप देखेंगे वो कहते हैं कि परपेचुअल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। और वो कहते हैं कि जितनी भी वस्तुएं हैं, ऑल जितने भी पदार्थ हैं, वो जितने हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं, वो क्या है कि मैटर इन मोशन, वो क्या है कि गतिशील पदार्थ हैं। और हॉब्स का ये नहीं मानना है कि जीवन का कोई जो है कोई महानतम जो है अस्तित्व है। देर इज एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेटेस्ट गुड, ऐसी कोई कोई मतलब देखिए हॉब्स जो है वो भौतिकतावादी विचारक हैं।
हॉब्स तो उनकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो तो सही मायने में देखा जाए तो वो नास्तिक हैं, वो एथिस्ट हैं, ठीक है? और वो इन तरह की चीज़ों में में यकीन ही नहीं करते कि ऐसा कुछ जो पारलौकिक हो, जो आध्यात्मिक हो, और एट द सेम टाइम वो किसी जो है ग्रेटेस्ट गुड के बारे में बात नहीं करते हैं। वो बात करते हैं कि जो व्यक्ति का जीवन है वो अपने आप में क्या कि इमोशन है, और वो ये भी कहते हैं कि अ, जो ह्यूमन जो विल है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब जो स्पिरिचुअल एलिमेंट नहीं होते हैं, ट्रांसेंडेंटल चीज़ें नहीं होती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए और सी जो है करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए एंड सी जो करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली देखिए मैंने कुछ कोट्स लिखे हैं, एग्जाम में कोट्स भी क्वेश्चन आते हैं तो उसको आप पढ़ेंगे, वो मेरी अपकमिंग बुक्स में इंक्लूड है। मैं थोड़ा हेल्थ की वजह से उस बुक को फाइनल टच नहीं दे पा रहा हूँ, बट मेरी कोशिश होगी कि एज अर्ली एज पॉसिबल उसको फिनिश करूँ। मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों को कि एक हफ्ते में मैं उसको फिनिश करूँगा, लेकिन फिर भी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। लगभग मैंने उसमें 90% काम कर दिया, थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं। आप यहाँ पे देखें जो मार्क्सवादी विचारक हैं, जैसे कि मार्क्स और लेनिन, वो क्लास स्टेट को एक वर्ग के तौर पे देखते हैं। जो नौ उदारवादी विचारक हैं, लिबर्टेरियन थिंकर हैं, जैसे कि नॉजिक और हेक, वो मिनिमल स्टेट के आइडिया के बारे में बात करते हैं। स्टेट को पावर के तौर पे कौन देखता है? जो यथार्थवादी विचारक हैं, जैसे कि मैकियावली और हॉब्स। और स्टेट को इथिकल लाइफ में कौन देखता है? रूसो, हीगल एंड ग्रीन। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन और रह गया, इसके बाद क्लास को हम फिनिश करेंगे, ठीक है? सकीना, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो, मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे जो देखिए जो चीज़ें लिखी हुई हैं, थोड़ा सा आप इसको पढ़िए यहाँ पे। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ आपको, ये स्टेटमेंट सही है कि ह्यूमन विल डिड नॉट इम्प्लाई एनीथिंग स्पिरिचुअल और ट्रांसडेंटल, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन हॉब्स जो है वो आध्यात्मिक चीज़ों में, स्पिरिचुअल चीज़ों में, ट्रांसडेंटल चीज़ों में, पारलौकिक चीज़ों में यकीन नहीं रखते हैं। और यकीन नहीं रखते तो इसलिए तो वो कहते हैं कि जो मानव इच्छा, जो ह्यूमन विल है, उसमें ये चीज़ें शामिल नहीं हैं। आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। हॉब्स एक भौतिकतावादी विचारक हैं, वो आध्यात्मिकता के बारे में बात करते ही नहीं है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते ही नहीं है। जो पारलौकिक चीज़ें हैं, ट्रांसेंडेंटल चीज़ें, उनके बारे में बात नहीं करते हैं, उसमें यकीन ही नहीं करते हैं। और वो कहते हैं कि जो मानव इच्छा है उसमें ये सारी बकवास चीज़ें जो है, आध्यात्मिक चीज़ें, ये सब नहीं होती हैं, डिड नॉट इम्प्लाई। और लाइफ इज ए लाइफ इटसेल्फ इज ए मोशन। तो ए एंड सी जो इसमें है वो करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखें जो क्वेश्चन है इसको तो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे देखिए डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। हॉब्स ने कई किताबें लिखी हैं। हॉब्स की किताबों की बात करेंगे आप, हॉब्स ने जो किताबें लिखी हैं, हॉब्स ने हॉब्स की जो हॉब्स ने तो कई किताबें लिखी हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो किताबें इंपॉर्टेंट है जिसको हॉब्स ने लिखा है, जैसे कि उसमें लेवियाथन के बारे में, लेवियाथन के को आप जानते हैं। लेवियाथन के अलावा हॉब्स ने और भी किताबें लिखी हैं, और आप उसका एक स्क्रीन शॉट भी चाहें तो ले सकते हैं। थ्यूसिडाइज जो बुक है इसको 1630 में लिखा है, ठीक है ना? इस बुक को 1600 एक मिनट 1630 में लिखा है थ्यूसिडाइड्स को। बाकी एलिमेंट्स ऑफ ला डीसीबी को 1642 में लिखा है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और इसके अलावा आप देखें यहाँ पे ये जो डिफिनीशन दी गई है, जो परिभाषा दी गई है, इसमें आप देखेंगे लिखा कि विथ विच बुक इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड। जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, किस बुक से रिलेटेड है? ला इज द कमांड ऑफ दैट पर्सन हुज परसेप्ट कंटेन्स इन द रीजन ऑफ ओबीडियंस। किस रचना में निम्नलिखित कथन से संबंधित कानून उस व्यक्ति का आदेश है जिसका बोध आज्ञा पालन के तर्क में निहित है। ये हॉब्स की जो बुक है डीसीबी, उससे लिया गया है।
और लास्ट क्वेश्चन आप देखें आज की क्लास का, वो ये है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ लेवियाथन इन करेक्ट सीक्वेंस। तो आप यहाँ पे लेवियाथन ये बुक आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे लेवियाथन ये बुक है और इस बुक के चैप्टर्स, शुरू के 4 चैप्टर्स से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने हालांकि कि आप देखेंगे तो इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है। और हॉब्स देखिए यहाँ पे ऑप्शंस, जो पहला चैप्टर ऑप्शंस ऑफ इमेजिनेशन, टोटल इस बुक में 47 चैप्टर्स हैं। हॉब्स की जो लेवियाथन है इसमें टोटल 47 चैप्टर्स हैं। ऑप्शंस ऑफ इमेजिनेशन, ऑफ स्पीच, ऑफ साइंस, आप देखें यहाँ पे चैप्टर्स के नाम दिए गए हैं। इसको आपको ऑर्गेनाइज करना है, इसको व्यवस्थित करना है। ऑप्शंस ऑफ इमेजिनेशन, ऑप्शंस ऑफ इमेजिनेशन ए, बी एंड डी, सी, ये जो पहला ऑप्शन है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक ये सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इसमें हमने सारी क्वेश्चन कवर कर लिए हैं एंड मतलब पिछले 20 साल के सारे क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।